आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह ये क्या था? तो भारत पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के लगभग 100 वर्ष के पश्चात भारतीय जनमानस की पहली सशक्त प्रतिक्रिया थी, वो था 1857 का विद्रोह। यह प्रतिक्रिया पिछले 100 वर्षों की ब्रिटिश गतिविधियों का स्वाभाविक परिणाम था। ब्रिटिश कंपनी की राजनैतिक, आर्थिक, सैनिक, धार्मिक नीति ने भारतीयों को विद्रोह करने के लिए बाध्य कर दिया। यह एक आकस्मिक विद्रोह नहीं था, बल्कि समय समय पर होने वाले छोटे छोटे विद्रोहों का एक बृहद और व्यापक रूप था। तो यह 1857 के विद्रोह होने के पीछे क्या क्या कारण थे? पहला कारण राजनैतिक कारण था। तो राजनैतिक कारण के अंतर्गत 5 पॉइंट है। गोद निषेध प्रथा, कुशासन के आधार पर अपहरण, पेंशन और पदों की समाप्ति, अवध के नवाब के साथ दुर्व्यवहार, मुगल बादशाह का अपमान। ये 5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट जिसको मैं बताने का प्रयास करूँगा, पहला पॉइंट है कि वो गोद निषेध प्रथा। कंपनी के राज्य का विस्तार करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने एक नई कूटनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया था। उसका नाम था गोद निषेध प्रथा। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या था? हिंदुओं में गोद लेने की एक प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही थी। जिन राजाओं के पुत्र नहीं होते थे, वे गोद लेकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। लेकिन बाद में लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा की कि जो देशीय राज्य कंपनी के साथ संधि के द्वारा बंधे हुए हैं या अधीन है, उनके नरेशों को यदि कोई पुत्र नहीं होता है तो वह बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी को गोद नहीं ले सकते हैं। तो ये गोद निषेध प्रथा। तो इस नीति के तहत या इस सिद्धांत के द्वारा यहाँ पे देखिए सातारा, झांसी, नागपुर के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। तो इस प्रकार की अपहरण नीति ने देशीय नरेशों और नवाबों के हृदय में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति घृणा का भावना उत्पन्न कर दिया था। तो ये गोद निषेध प्रथा। दूसरा, जो कुशासन के आधार पर अपहरण, राज्य विस्तार का डलहौजी ने और एक दूसरा अस्त्र निकाला, वो था कुशासन के आधार पर अपहरण। कुशासन के नाम पर देशीय राज्यों को कंपनी के अधीन किया जाता था। इसके शिकार कौन कौन से राज्य हुए? हैदराबाद और अवध जैसे राज्य इसके शिकार हो गए। तो इससे वहाँ की जनता में असंतोष की भावना बढ़ गई। तीसरा नंबर, पेंशनों और पदों की समाप्ति। जिन देशीय नरेशों के राज्यों को कंपनी ने छीन लिया था, उन्हें पेंशन और पद दिए जाते थे, ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन आगे चलकर इन पेंशन और पदों को भी समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे देखा गया है, नाना साहब का उदाहरण है। नाना साहब से उनका जो पेंशन भी छीन लिया गया था, उनका जो पेशवा का पद भी जो है उनसे छीन लिया गया था। तो इससे भी बहुत सारे नरेश और शासक अंग्रेजों से नाराज थे। अवध के नवाब के साथ दुर्व्यवहार, ये क्या है? अंग्रेजों ने लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के राज्य पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया था। उनके महलों पर चले जाते थे, घुस जाते थे, फिर उनकी संपत्ति की लूटपाट कर बेगमों के साथ भी अत्याचार किया करते थे। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने अवध के नवाब के साथ में
जो व्यवहार किया वो अत्यंत निंदनीय था। तो इससे क्या हो गया कि देशीय नरेशों के मन में कंपनी के प्रति घृणा की भावना बढ़ती चली गई। उसके बाद मुगल बादशाह का अपमान। मुगल बादशाह भारत के जो सम्राट, जो बादशाह थे, वो बहादुर शाह द्वितीय थे। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय जो कि संपूर्ण भारत के नवाब थे, जनता अभी भी उनसे कहीं ना कहीं श्रद्धा और स्नेह से देखती थी। इनके साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार अपमानजनक था। किस प्रकार से? तो एक तो इनको जो है मुग़ल सम्राट का नाम जो पहले सिक्कों पर दिया जाता था उसे बंद कर दिया। उसके बाद नजराना देना भी समाप्त कर दिया गया। बहादुर शाह को लाल किला खाली करने का आदेश दिया गया। इससे भारतीय जनता में जो है अंग्रेज़ों के प्रति जो क्षोभ की भावना वह और अधिक बढ़ गई, क्योंकि उनके बादशाह का अपमान किया जा रहा था। उसके बाद सामाजिक कारण, भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार। भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार। अंग्रेजी कर्मचारी भारतीयों का अपमान कर प्रसन्न होते थे। वो भारतीयों को असभ्य कहकर पुकारते थे और समय समय पर उनके साथ बुरा व्यवहार किया करते थे। दूसरा नंबर, उच्च वर्ग की सामाजिक स्थिति को गिराना। अंग्रेजों की नीति तथा उनके कार्यों के द्वारा भारतीयों के सामाजिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसमें उनमें बहुत बड़ा असंतोष फैल गया। उच्च वर्ग के जिन लोगों की संपत्ति, उपाधियों, पदों, पेंशनों, जागीरों को छीना गया, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मान मर्यादा पर बहुत बड़ा धक्का लगा था। इससे वे सभी अंग्रेजों से शत्रु का भाव रखने लगे थे। उसके बाद सामाजिक सुधार। समय समय पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप की नीति के कारण से भारत में अनेक प्रकार के सामाजिक सुधार संपन्न हुए। सती प्रथा बंद कर दी गई, विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया गया। इससे भारतीयों के मन में एक डर पैदा हो गया कि अंग्रेजी जो सरकार है वो भारतीयों के सामाजिक जीवन पर हस्तक्षेप कर रही है। तो उन्हें तत्कालीन समाज को ये सामाजिक सुधार, अंग्रेजों के द्वारा किया गया सामाजिक सुधार रास नहीं आया। उसके बाद तीसरा नंबर, आर्थिक कारण, भारतीय धन का निकास। ये क्या था? भारत में अंग्रेजों के आने के पूर्व जितनी भी जातियां आई, उन्होंने भारत को अपना देश माना, स्थायी रूप से यहाँ पर आकर बस गए। मुगल इसके उदाहरण है। लेकिन और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस देश के धन को यहीं पे खर्च किया, देश से बाहर लेकर नहीं गए। लेकिन अंग्रेजों की नीति ठीक इसके विपरीत थी। उन्होंने क्या किया? भारतीयों से पैसा प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया कि इन पैसों को लेकर वो अपनी कमाई को लेकर इंग्लैंड लौट जाते थे। तो इस प्रकार से भारतीय धन का निकास होना आरंभ हो गया था। दूसरा पॉइंट, तालुकदारों तथा जमींदारों पर अत्याचार। तो बहुत बड़े तालुकदार और जमींदार जो है, इनके साथ में अंग्रेज़ों की जो नीति थी वह नीति अत्यंत खराब थी, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था कि बहुत सारे जमींदारों की जो है जमींदारी का जो हक है उनसे छीन लिया गया था। तो इससे क्या हो गया? तालुकदार और जमींदार भी अंग्रेज़ों से खफा हो गए थे। उसके बाद भारतीय उद्योगों का विनाश। अंग्रेजों की नीति के कारण से भारतीय उद्योगों का विनाश प्रारंभ हो गया। इस नीति का शिकार सबसे पहले भारतीय वस्त्र उद्योग बना।
इसके बाद बहुत छोटे बड़े अन्य उद्योग भी अंग्रेज़ों की नीति के कारण से जो है भारतीय उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो गए थे, क्योंकि जो अंग्रेजी भारतीय जो परंपरागत यंत्रपात के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें थी, अंग्रेज़ों की चीज़ों से जो तुलना या उससे प्रतिस्पर्धा कर नहीं पाई, और इस प्रकार से भारतीय उद्योगों का विनाश दिन प्रतिदिन होता चला गया। अंग्रेज़ों की नीति और बेरोजगारी। अंग्रेज़ों के देशीय राज्यों को हड़पने की नीति और उच्च पद पर आसीन भारतीय पदाधिकारियों नीति के कारण से क्या हो गया कि ये जो नवाब और शासक के यहाँ पे जो काम किया करते थे वो सब को निकाल दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए अंग्रेज़ों की नीति के कारण से। और ऐसा भी माना जाता है कि उद्योगों के विनाश के कारण से बड़े पैमाने पर भारत में बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। बहुत भारत में वस्त्र उद्योग समाप्त हो गया। जुलाहे जो है सबसे अधिक संख्या में बेरोजगार हो गए। तो इस प्रकार से देखेंगे कि अंग्रेज़ों की जो नीति थी उसके कारण से भारत में बेरोजगारी की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गई थी। तो फिर चौथा जो है वो है धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार। यद्यपि कंपनी धर्म के मामले में निष्पक्ष होने का दावा करती थी, परंतु आंतरिक रूप से ईसाई धर्म के प्रचार में अपना पूर्ण योगदान देती थी। तो अंग्रेज़ों का मत था कि भारतीयों का अधिक से अधिक ईसाई होना ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक था। तो इस प्रकार से ईसाई धर्म का प्रचार किया करते थे भारत में। सेना में ईसाई मत का प्रचार, भारतीय सेना में भी ईसाई धर्म का प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा था या किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण संस्थानों में ईसाई मत का प्रचार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा की जो नवीन पद्धति अपनाई थी उससे पंडितों और मौलवियों के एकाधिकार को गहरा आघात लगा था। विद्यालयों में मुसलमानों तथा हिंदू युवकों को उनके धर्म के प्रति अनास्था का पाठ पढ़ाए जाते थे। तो इस प्रकार से शिक्षा संस्था में भी ईसाई के प्रचार का केंद्र होती जा रही थी। अतः भारतीय उन्हें संदेह और रोष की दृष्टि से देखने लगे थे। फिर सैनिक कारण क्या था? उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त न करना। तो अंग्रेज़ों की यह नीति थी कि चाहे जितना भी दक्ष या ऐसा हो कि जितने भी ऊंचे पद पर हो, सेना में जितने भी पद है उन पर भारतीयों की नियुक्ति, उच्च पद है थे उन पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। ये पद केवल अंग्रेज़ों के लिए सुरक्षित समझे जाते थे। तो इस प्रकार से जीवन भर निम्न पदों पर कार्य करने के लिए भारतीय सैनिक बाध्य किए जाते थे। तो इससे भी जो है उनके मन में उन मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो है रोष की भावना बढ़ गई। वेतन में असमानता। अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में भारतीय सिपाहियों को बहुत ही कम वेतन दिए जाते थे। तीसरा सी नंबर, सिपाहियों तथा पदाधिकारियों के साथ बुरा व्यवहार। भारतीय सिपाही और सैनिक पदाधिकारी दोनों के साथ अंग्रेज पदाधिकारी बड़ा ही कठोर और अपमानजनक व्यवहार करते थे। उन्हें भद्दी से भद्दी गालियां दिया करते थे। तो इस प्रकार से जो है सिपाहियों और पदाधिकारियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं पर ठेस। तो लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम पास कर दिया था जिसके अनुसार से भारतीय सिपाहियों को लड़ने के लिए समुद्र पार विदेशों में भेजा जा सकता है।
तो भारतीय सिपाहियों ने इस बात को अत्यधिक बुरा माना था, क्योंकि उनका विश्वास था कि समुद्र यात्रा करने से उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ये एक कारण था। इसके अलावा और भी ये किस प्रकार का कारण था कि भारतीय सैनिकों को भारतीय प्रतीकों से भी वंचित किया जाता था। इससे उनमें असंतोष व्याप्त था, जैसे पगड़ी बांधना, माथे पर तिलक लगाना, ये सब जो है नहीं दिया जाता था। तो सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं पर आघात और अंत में चर्बीदार कारतूस, यही तत्कालीन कारक था। ये सभी कारण जो उपरोक्त कारणों ने भारतीय सैनिकों में पर्याप्त असंतोष उत्पन्न कर दिया था। रही सही कसर जो है चर्बीदार कारतूसों के द्वारा पूरी हो गई। इन दिनों कंपनी ने एक नए प्रकार के कारतूस का प्रचलन किया था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था और प्रयोग करने के पूर्व इनको मुंह से खोला जाता था। तो इस प्रकार के कारतूसों का प्रयोग करने से हिंदू और मुसलमान दोनों ही जाति के सैनिकों की धार्मिक भावनाओं पर ठेस लगती थी। तो इस प्रकार से यह एक कारण था चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, क्योंकि जब भारतीय सैनिकों को में यह अफवाह फैल गई कि इस जो कारतूस, जो नए प्रकार का उस समय राइफ़ल लाया गया था, उसका नाम था एनफील्ड राइफ़ल, उस राइफ़ल के कारतूस को क्या किया जाता था, भरने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। तो इसमें जो लगे चिपचिपा पदार्थ गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग होता है, ऐसा अफवाह भारतीय सैनिकों में फैल गया। तो इसने केवल एक चिंगारी का काम किया और समूचे देश में जो है क्रांति की लपट फैल गई। तो ये था 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण।